Now, gallium is a metal in group 13 of the periodic table. There are two stable isotopes of gallium, 69 gallium and 71 gallium. State with reference to subatomic particles how the isotopes 69 gallium and 71 gallium differ from each other. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के टर्म्स बताएं क्या चीज डिफरेंट है इन दोनों में. सेम एटॉमिक नंबर है वो तो सेम वाली चीज तो है, डिफरेंट क्या चीज है. सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, सो द थिंग दैट्स डिफरेंट इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और एग्जैक्टली मैं अगर बोलूं तो एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है इन दोनों के बीच में. 2, राइट. 17 माइनस 69 इज 2. इसका मास नंबर माइनस इसका मास नंबर, जो न्यूट्रॉन में डिफरेंस होगा वही आ जाएगा. ठीक है, सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. स्टेट व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गैलियम. तो मुझे अगर गैलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए होगा तो व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन डू आई नीड टू कैलकुलेट दैट फ्रॉम ये जो इंफॉर्मेशन मुझे अभी दी हुई है. हाउ डिड यू वर्क आउट द AR फ्रॉम जब आइसोटोप्स दिए होते थे. तो कुछ याद करो, हम कुछ स्टेप करते थे, कुछ किया करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू लैंड ऑन द AR. क्या था वो, याद करो. हम इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते थे. एक 69 पे पीक आएगी, एक 71 पे पीक आएगी. आपको इनकी परसेंटेज अबंडेंसेस चाहिए हैं, व्हाट देयर एक्चुअल परसेंटेज अबंडेंसेस इज, सो दैट यू कैन टेक द वेटेड एवरेज मास ऑन द स्केल वेयर 1/12 of the carbon atom is carbon atom's mass is 1 AN. ठीक है जी. So you need percentage abundance of isotopes. ठीक है, you need the percentage abundance of isotopes. अच्छा, now उसके बाद gallium and its compounds show similar properties to aluminium and its compounds. Gallium reacts with chlorine to form gallium trichloride. At 500 degrees Celsius, gallium trichloride is a gas. Suggests the type of attraction that exists as at 500 degrees Celsius between atoms within a gallium trichloride molecule. तो गैलियम ट्राइक्लोराइड कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरह ही होगा. इट इज सिमिलर टू दैट. वो बोल रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे गैस की तरह होता है, राइट. दे आर आस्किंग यू व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन एटम्स इन गैलियम क्लोराइड. मतलब गैलियम और क्लोरीन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है या कौन सी अट्रैक्शन है जो एग्जिस्ट कर रही है उसके इंटरनली विद इन दैट मॉलिक्यूल. यानी गैलियम ट्राइक्लोराइड विल बी समथिंग लाइक दिस. सो Cl and Cl. तो which bonding is this between them? Yes, so it is covalent bonding. ठीक है, आपको पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, तो गैलियम क्लोराइड भी क्या है, वो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है. सो कोवेलेंट बॉन्ड्स. और फिर पूछते हैं बिटवीन गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल्स. तो बोल रहे हैं अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो एक एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में, इनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन हो. What is going to be the attraction between two molecules आसपास जो होंगे इसके. between molecules समझ में आ रहा है, intermolecular force होंगी, right. some kind of intermolecular force होंगी, right, because एक molecule से दूसरे molecule में intermolecular force ही interact कर सकती है. एक molecule के अंदर होते हैं covalent bonds. so what kinds of intermolecular force going to be. now सबसे पहली बात तो समझ गए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती. अब रह गए परमानेंट बॉन्ड, परमानेंट डायपोल या टेम्पररी डायपोल. इसमें परमानेंट डायपोल होगा क्या. विल इट हैव अ परमानेंट डायपोल. it will not have a permanent dipole. ऐसा क्यों. because symmetrical structure है. d minus d minus d minus cancel out हो जाएगा. so this will be a symmetrical molecule. so therefore this is only going to have temporary dipoles. ठीक है नी. so it only has temporary dipoles. ठीक है. so very good Amen. when gallium chloride trichloride is cooled, a solid gallium 2 Cl6 forms. जैसे Al2Cl6 फॉर्म होता था, right. suggest the name of the attraction formed between two gallium trichloride molecules to form gallium 2Cl6. तो जब AlCl3 और AlCl3 मिलते थे तो कौन सी अट्रैक्शन थी जो इनको मिलाती है आपस में एंड फॉर्म्स एल्यूमिनियम जो Al2Cl6 था. तो LCl3 कैसे मिले थे, कौन सा बॉन्ड बनता था कि वो Al2Cl6 बन जाता था. What was the name of that bond?
डेटिव बोल लो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल लो, ठीक है, जो भी बोलना है. सो यू कैन से दैट इट इज अ डेटिव बॉन्ड. क्यों? बिकॉज क्लोरीन यूजेस लोन पेयर टू गिव टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम. वो बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया आपको, गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम कंपाउंड की तरह होता है. सो बेसिकली इसमें जो भी चीज हो रही है वो आपने इन्फर कैसे करनी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की बेसिस पे करनी है, राइट. सो यू आर फॉर्मिंग डेटिव बॉन्ड्स. अच्छा, नाउ Gallium reacts rapidly when exposed to air. A white solid layer is formed on its surface. Suggest an equation to describe the reaction occurring when gallium metal is exposed to air. तो gallium metal यानी Ga solid when it is exposed to air. तो ऐसी क्या चीज है जो हवा में से रिएक्ट कर रहा है और एक वाइट सॉलिड बना रहा है अपनी ओन सरफेस पे? What thing is it reacting with in the air? Reacting with oxygen, yes, obviously. So it is reacting with O2 gas and forming what? It is forming गैलियम ऑक्साइड, राइट. अब गैलियम ऑक्साइड क्या होगा? गैलियम ऑक्साइड होगा, अच्छा अब देख के, ठीक है, एल्यूमिनियम इज 3+, तो गैलियम इज ऑल्सो इन द सेम ग्रुप, तो 3+ होगा, ठीक है. O2 क्या होता है, या ऑक्सीजन क्या होता है, वो होता है 2-, राइट. नाउ यू गोइंग टू शिफ्ट इट, ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, दैट्स गोइंग टू बी Ga2O3. जैसे Al2O3 होता है इसी तरह Ga2O3 होगा. सो Ga2O3 से सॉलिड, एंड देन यू नीड टू बैलेंस दिस. तो 2Ga है तो 2Ga कर ले, 3 ऑक्सीजन है तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 3/2 कर लेते हैं टू बैलेंस दिस आउट, ठीक है. ये हो गया हमारा कंप्लीट इतिहास. अच्छा, देन the table gives the formula of each gallium containing product formed when gallium oxide reacts separately with hot aqueous hydrochloric acid and hot aqueous sodium hydroxide. तो hot aqueous hydrochloric acid में डालते हैं गैलियम ऑक्साइड को, यानी इस चीज को, तो GaCl3 बन जाता है. और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हो तो ये NaGaOH4 बन जाता है, ठीक है. गिव द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर शोन बाय गैलियम ऑक्साइड इन दीज रिएक्शंस. क्या टाइप ऑफ बिहेवियर है? What would we call this behavior? Bad behavior. Bad behavior थोड़े बोलेंगे, bad क्या मतलब? You call this, कैसे जवाब दिए? This you're going to call this amphoteric, ठीक है. amphoteric है, right. देखो बड़ा सिमिलर है to what? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ रिएक्ट भी कर रहा है. तो यानी ये एम्फोटेरिक है. और देखोगे जैसे एल्यूमिनियम AlCl3 बनाता था तो उसने भी वही बनाया, और नाल OH4 इस दफा NaGaOH4, बस Al की जगह Ga, right. So this is showing you amphoteric behavior. Any problem with this question? Bad behavior नहीं बोलेंगे आप इसको, you will call this amphoteric behavior, ठीक है. Bad behavior कहाँ सा? अच्छा, now moving onwards, the equation shown in A1 describes the reaction which occurs when aqueous potassium iodide is added to aqueous copper 2 sulfate. A white precipitate of copper 1 iodide forms in a brown solution of iodine and potassium sulfate, ठीक है. पहले जरा दोबारा से पढ़ लें क्या लिखा मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया. The equation shown in A1 describes the reaction which occurs when aqueous potassium iodide is added to copper 2 sulfate. A white precipitate of copper 1 iodide forms in a brown solution of iodine and potassium, ठीक है. Balance the equation and include state symbols, ठीक है, कर लेते हैं. अच्छा, now इक्वेशन तो हमें पहले से दी हुई, Cu एक ही है, तो एक काम करते हैं हम इसको एक ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. देन अच्छा, नाउ Ki इधर K2 है, राइट. सो लेट्स मेक दिस 2Ki सो दैट K2 हो जाए यहाँ पे, सही है जी. अच्छा, उसके बाद अब देखो आयोडीन में आ गया, आयोडीन हो गया 2I इधर, एक I इधर जा चुका है. सो बेसिकली आई नीड टू पुट अ हाफ ओवर हियर, राइट. सो लेट्स पुट 0.5 ओवर, राइट. सो मैंने 0.5, अब हाफ भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाफ पे इस तरह से करके लिख लेना, ठीक है, या हाफ ही लिख लेते हैं, ठीक है. अच्छा, K2SO4 एक है, K 2 थे, यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो दिस इज दी बैलेंसिंग दैट यू कैन डू. अगर ऐसे नहीं करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 2 1 2 कर सकते हो, ठीक है. जब इसको कैसे कर लिया तो फिर उसको और मजीद किसी भी मल्टीपल में लेके जा सकते हो, ठीक है. बट दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई कुड डू. अच्छा, नाउ अब इसकी हमें क्या लिखना है? हमें लिखनी है इसकी स्टेट सिंबल्स. कैसे लिखोगे? इधर लिखिए, एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड is added to aqueous copper 2 sulfate. तो इन दोनों का क्या है? aqueous. इसका क्या है? aqueous. अच्छा, फिर क्या फॉर्म होता है? a white precipitate of copper 1 iodide. precipitate का मतलब क्या है? सॉलिड बन गया है, डिसॉल्व नहीं करता है. सो बेसिकली सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है.
इन अ ब्राउन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन सोल्यूशन में है, ब्राउन सोल्यूशन है, एक्वियस हो गया है, सो वी गोइंग टू से एक्वियस आयोडीन। एंड पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट भी क्या है, सोल्यूशन में है, और पोटेशियम की सारी सॉल्ट सोल्यूबल होती हैं, तो यू नो दैट दिस विल आल्सो बी एक्वियस। कोई प्रॉब्लम इसमें इन बैलेंसिंग एंड राइटिंग द स्टेट सिंबल्स? एमन, सदफ, हमजा? ओके, अच्छा, देन the table gives the oxidation numbers of iodine in the different species in the equation. के I में -1 है, CuI में -1 है, I2 में 0 है, ठीक है जी। Deduce the oxidation number of copper in CuSO4 and CuI, ठीक है जी। तो CuI में आपको पता है आयोडीन का -1 है, सो अगर आयोडीन का -1 है तो Cu को क्या होगा, ऑब्वियसली +1, ताकि +1 -1 0 हो जाए, सो दिस गोइंग टू बी +1, ठीक है। अच्छा, सॉरी ये रहा +1, नॉट दैट, ठीक है। एंड देन CuSO4, CuSO4 में करने के लिए यू नो दैट SO4 पूरा क्या होता है, SO4 पूरा इज 2 राइट, वी ऑल नो दैट, तो हम पूरे पे 2 कह देते हैं। अगर ये 2 है तो फिर ये क्या होगा, दिस गोइंग टू बी 2+, सो दैट 2+2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट, सो वी गोइंग टू गेट +2, सही है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर टू दिस। Describe the type of reaction shown by equation in A1. Explain your answer in terms of electron transfer. तो इस रिएक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? What word should I be using for this reaction? कि क्या हो रहा है इसमें? Redox reaction, right? So this is a redox reaction. So we'll say this is a redox reaction. Redox reaction. अच्छा, अब ये देखना है कौन सी चीज ऑक्सीडाइज करी है और कौन सी चीज रिड्यूस करिए, और फिर उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में देना आंसर। इस दफा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस में नहीं कर सकते आप बात, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन एज क्या चीज, आयोडीन को देखोगे तो आयोडीन था यहाँ पे -1, नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो आयोडीन ऑक्सीडाइज ही करा है, -1 से 0 ही गया है, -1 से -2 पे नहीं गया। अगर कम होती, रिड्यूस होता, तो फिर हम कहते ना रिड्यूस तो हुआ ही नहीं, राइट, -1 से -1 गया, कुछ भी नहीं हुआ, -1 से 0 गया है, हाँ इसमें ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ है, सो ये रिडॉक्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ठीक है जी। डिस्प्रोपोर्शनेशन होती जब फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता, ये होता -2, तो इसमें ये रिड्यूस भी किया है और ऑक्सीडाइज भी किया है, साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, तो ये होती है आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन। नाउ redox reaction as हम ये लिख लेते हैं आयोडीन was oxidized, ठीक है, आयोडीन was oxidized, और आयोडीन ने ऑक्सीडाइज कैसे किया, -1 से 0 गया है, यानी ऑक्सीडेशन क्या थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, सो redox reaction as iodine was oxidized and it lost an electron, ठीक है, कॉपर was reduced एंड क्या दिख रहा है, +2 से +1 हुआ है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, राइट, सो Cu was reduced as it gained an electron, ठीक है। इसमें it would be not suitable to give the answer in terms of कि iodine was oxidized, went from -1 to 0 and ये went from +2 to +1, वो तब सही होता जब इधर लिखा हुआ नहीं था एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ही आपने बात करनी है, तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ही बात करनी, और कैसे रियलाइज करोगे, ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है एक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया तो इसने इतने इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए जितना चेंज आया, ठीक है। नाउ in the reaction described in A1, a student uses 17.43 solution of electron. Can we write E dash on above? Yes, you can say, write that as well. In the reaction described in A1, a student uses 17.43 grams of CuSO4 by H2O. ठीक है, यानी hydrated copper sulfate. By further titration of the reaction products, the student concludes that a total amount of CuSO4 in the sample is 0.0982 moles. Use the data booklet to complete the table to calculate the value of y, where y is an integer. Show your working. ठीक है, now the first thing that they're asking you is mass of 0.0982 mole of CuSO4. तो mass कैसे निकलता है, it comes out through mole into MRAR, right? Now moles कितने ये लिखे हुए, so 0.0982 into MRAR.
MR क्या होगा, इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल चाहिए होगी। एक सेकेंड दो, मैं कॉपी डाउन करूं पीरियोडिक टेबल। क्या है, कॉपर है, राइट। कॉपर 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 इज 63.5, ठीक है। सो इनटू 63.5, सल्फर क्या है, आई बिलीव इट्स 32.1, 32.1, सल्फर इज 32.1 plus 4 into 60, right? So what is the answer coming out to be? Mole equals to mass upon MRAR, तो मास निकालने के लिए मोल इंटू MRAR करना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर आपके पास आना चाहिए तकरीबन तकरीबन, अगर हम बोलते हैं तो तकरीबन तकरीबन इट शुड बी, नहीं एआर को डिवाइड, नहीं नहीं, MR/AR लिखते हैं ना भाई। MR, अगर MR हुआ तो MR ले लेंगे आप, अगर AR हुआ तो AR ले लेंगे। AR क्या होता है, AR होता है एक एटम का ना, राइट। MR क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल का। सो वो बस यही है, MR होगा तो MR ले लें, AR होगा तो AR ले लेंगे, राइट। सो यू गेटिंग, अच्छा नाउ दिस इज 3 सिग्निफिकेंट, तो 15.67 काफी है। सो 15.67 ग्राम्स आ रहा है आपके पास। मैं इधर आंसर जो हूँ 15.7 लिख रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन गिवन 3 सिग्निफिकेंट ओवर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब ये देखो 17.43 अगर आपने इस्तेमाल करे तो उसमें से आपको पता चल रहा है 15.7 है सिर्फ CuSO4, यानी बाकी का मास किसका था, पानी का था, राइट। सो फ्रॉम ओवर हियर यू कैन वर्क आउट द मास ऑफ H2O। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 17.43 में से 15.67। सो व्हाट इज द मास दैट वी गेटिंग आउट ओवर हियर, that should be approximately 1.76. So we are getting 1.76 grams। अब आपने दोबारा से मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकलते हैं, मास अपॉन MRAR से, राइट। सो 1.76 डिवाइड बाय द MR, MR ऑफ वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, so that's always 18। what is this answer coming out to be, 0.0977, 0.0977, ठीक है। सो इट शैल बी अप्रोक्सीमेटली, चलो इतना ही लिख रहे हैं, 0.0977, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट मैंने इधर भी लिखा। नाउ देयर आस्किंग यू, नहीं राउंड ऑफ नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे राउंड ऑफ, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट था, आपने यहाँ से कैलकुलेशन लेके चल रहे थे तो मैंने यही चीज उठाई है, आंसर नोट करिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। वैल्यू ऑफ वाई कैसे निकलती है, याद है, इसका एक है, इसके वाई है, राइट। 1:y का रेशियो है इन दोनों के बीच में। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि कितना क्या रेशियो है, तो क्या कर देंगे, आपको इसके मोल पता है, आपको इसके मोल भी पता है, राइट। तो आप इसके मोल से उसके मोल को डिवाइड कर लेंगे, यानी बेसिकली हो रहा है कि CuSO4 इज टू H2O, यू नो दैट इज 1:y का रेशियो, ठीक है। अब आपको क्या मालूम हुआ है, आपको ये मालूम हुआ है कि 0.0982 मोल्स पे मुझे मिल रहे हैं 0.0977। अब आप यूनिटरी मेथड कर लें एंड यू कैन वर्क दिस आउट डायरेक्टली। y आ जाएगा आपके पास 0.0977 डिवाइड बाय 0.0982, ठीक है, which is approximately going to equate to A1। so basically your value of y over here is 1। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, ठीक है। मुझसे अभी मेरे ख्याल से किसी ने अभी ग्रुप में ही पूछा था ये वाला सवाल, तो मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, इन द फर्स्ट क्लास ही शायद मैंने शायद पढ़ा दिया था आप लोगों को, ठीक है। बट ये चीज आती है, ठीक है। सो यू शुड नो कैसे करनी है इसकी कैलकुलेशन। ऑल यू हैव टू डू इज मोल्स निकालने होते हैं इसके, मोल्स निकालने होते हैं उसके, एंड देन वो वाई निकालने के लिए, वो वाई क्या है, जस्ट यूज यूनिटरी मेथड, या बस डिवाइड इसके मोल्स बाय इसके मोल्स, आपके पास वो वाई या एक्स जो भी लिखा हुआ है इधर वो आपके पास आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 can be made by reacting nitrogen dioxide with water। The enthalpy change for the reaction can be measured directly using a Hess cycle, ठीक है जी। सो ये कुछ ऐसा है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मोलर प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अच्छा, नाउ it might not be the always the energy required, it can also be the energy released, so it's going to be both of the things। so the amount of energy released or absorbed when 1 mole, और किसका मोल, प्रोडक्ट का, ठीक है। so when 1 mole of a compound is formed
from its constituent elements. Under standard conditions. So this is the complete definition for this. Okay, now complete the Hess cycle using the values given. Isn't always end on? नहीं, it is not always end on. फॉर्मेशन है, ठीक है, आप रिलीज भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं एनर्जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि क्या कहते हैं हमेशा ये एंडो हो या एक्सो, ठीक है। कंबशन हमेशा एक्सो होगी, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सो होगी, बाकी फॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। Complete the Hess's cycle using the values given in the table and hence calculate the enthalpy change HR for this reaction. Show your value. आपको डेल्टा HF दिए हुए सबके, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये सबको पता है, कैसे करते हैं, नाइट्रोजन है इधर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। सो ये बना रहे हैं ये वाली साइड को भी और ये बना रहे हैं ये वाली साइड को भी। अब आपको इधर बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई फायदा, क्योंकि अब नीचे से तो देखना ही नहीं है। आपकी जो फॉर्मेशन है दैट डिपेंड्स ऑन दिस नंबर जो इनके साथ लिखी है, तो वो तो पहले से ही लिखे हुए, तो मैं इसमें बैलेंसिंग में ख्वारी नहीं कर रहा, राइट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्या, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, व्हाट इज दिस डेल्टा H1, डेल्टा H1 जो है दिस गोइंग टू बी 3 टाइम्स द फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो NO2 की फॉर्मेशन है 34, सो इट्स 3 टाइम्स 34 plus 1 times H2O. So 1 into H2O, that's minus 286. यहाँ पे डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, 2 of HNO3, तो HNO3 है 1 minus 173, so 2 of minus 173, and then आपके पास NO है, so that is plus 91.1, ठीक है नी। सो ये आपके पास आ गया, 1 था तो मैंने इसलिए 1 टाइम्स किया। नाउ अब क्या करना है, यू हैव टू ट्रेस दैट, आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा टू गेट दी डेल्टा HR। सो बेसिकली डेल्टा HR क्या है, वो है डेल्टा H1 का नेगेटिव और डेल्टा H2 उसी डायरेक्शन में जैसे जा रहे हो आप। डेल्टा H1 का नेगेटिव क्या होगा, यानी -3 इंटू 34 हो जाएगा और फिर -1 इंटू -286 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, एंड देन ये वाली चीज वैसी की वैसी ही लिख लूंगा। सो 2 इंटू -173 प्लस 91.1, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में, तो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस अगेन एंड टेल यू अगेन। सही है, -184 फॉर योर रेफरेंस लिख रहा हूँ इधर, 254.9 H2, एक ही था में कर लेते, 254.9। अब मुझे नहीं पता आपने साइंस से डाले नहीं डाले, क्या हुआ है क्या नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग ऐसा ही होगा कुछ, एंड यू शुड बी गेटिंग अराउंड एन आंसर ऑफ 70.9, यस, सो यू करेक्ट, ठीक है, यही कर लेते हैं। सो यू आर गेटिंग डेल्टा HR एज क्या रहा है, 70.9, सो इट्स कमिंग आउट टू बी प्लस 70.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। एंड यू हैव टू जस्ट राइट दिस ओवर हियर, प्लस 70.9, ठीक है। हमने जो वैल्यू इस्तेमाल करी थी वो भी थी जो है वो क्या, नहीं माइनस आ रहा है, -438.9, नहीं मेरा बच्चा, आपने आंसर सही निकाला था, फिर आपने कुछ गलत कर दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी ऑल्सो चेक। खैर वैसे आंसर तो गलत बताया है एक तरीके से, लेट्स सी, -3 इंटू 34 माइनस ये हो जाएगा +286 -2 इंटू 173 then plus 91.1, so we are getting -70.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आ रहा है आंसर। So it's coming out to be -70.9 kilojoule. Nitrogen and oxygen do not react at normal atmospheric temperatures. Explain why. Why do they not react at normal atmospheric temperatures? ऐसा क्या बात है नाइट्रोजन में specifically, अगर नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन is the unreactive one, right? Why does nitrogen not react with other things? ऐसा क्या मसला है इसके साथ?
सो याद होगा नाइट्रोजन इज एन ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन इज डबल बॉन्ड, ठीक है। सो बेसिकली असल में मसला क्या है, नाइट्रोजन बड़ा इनर्ट होता है, वो उतना रिएक्ट नहीं करता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड। सो नाइट्रोजन, या चलो नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन हैज ए स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो a lot of energy is required to break the bond, ठीक है जी। और आप लोगों को हमेशा पता है कि क्या होता है, पहले बॉन्ड्स टूटते हैं फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो पहले तो आपको बॉन्ड तोड़नी पड़ेंगे सारे, ठीक है जी। नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, सो लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है जी। इतना हमारे लिए काफी है, तो दिस शुड बी adequate for this one. Now, nitrogen oxides can be formed naturally in the Earth's atmosphere from nitrogen oxygen in the air. State one way that nitrogen oxides are produced naturally. कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें NO या NO2 नेचुरली बनता है? नेचुरली यानी अर्थ खुद बना देता है। ऑक्सीजन का नहीं बताया, हाँ उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन इज फेयरली रिएक्टिव, उतना रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन असल में मसला है, तो ऑक्सीजन जो है वो मेटल साथ भी रिएक्ट करता है, और भी चीजें हैं उनके साथ रिएक्ट कर देता है, कर लेता है रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के बारे में लिखना वो दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन के बारे में ही आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन आल्सो हैज अ डबल बॉन्ड, सो उसको भी ब्रेक करने के लिए यू विल नीड अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो देयरफॉर द रिएक्शन आल्सो नॉट प्रोसीड्स फर्दर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, बट इतना मार्क्स नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज वन वे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली? नाइट्रोजन सल्फर में था, what is one way that nitrogen oxides are produced naturally? याद है? So nitrogen oxides are produced naturally in lightning. जब lightning होती है तो there is enough activation energy to form nitrogen oxides. इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं सॉइल में जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला देते हैं, वो इतना ताकत रखते हैं कि वो दोनों को मिला सके, ठीक है। उनको हमने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशंस इन लेग्यूम्स ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड फॉर द फलाना फलाना, जो आपने ओ लेवल बायो में वगैरह में पढ़ा हुआ, ठीक है। Nitrogen dioxide acts as a homogeneous catalyst in the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. ये हमने पढ़ा है, catalytic formation of sulfur trioxide with the help of NO, any oxides of a nitrogen, ठीक है। सर लाइटनिंग में ई आता है? नहीं मेरा बच्चा, लाइटनिंग में ई नहीं आता, लाइटनिंग में यही होता है बस, देयर इज नो ई, यहाँ पे ई नहीं होता, इट इज लाइटनिंग, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई NO2 इज डिस्क्राइब्ड एज अ होमोजेनस कैटलिस्ट। नाउ देखो, होमोजेनस कैटलिस्ट और 3 मार्क्स का सवाल है, तो इधर से गेज कर लें कि आपको होमोजेनस अलग बताना है, कैटलिस्ट अलग बताना है, क्योंकि उन्होंने ना कैटलिस्ट के बारे में कुछ बताया ना होमोजेनस के बारे में कुछ बताया, तो आपको दोनों चीजें डिफाइन करनी है। So a catalyst क्या होती है? A catalyst is a species that lowers the activation of that lowers the activation energy of a reaction by providing an alternate pathway mechanism a catalyst speeds up the reaction and remains chemically unaltered ठीक है। तो ये तो था, और होमोजेनस क्या था? होमोजेनस catalysts are those that are in same phase as reactants, ठीक है। so this is the complete answer to this। तो आपने होमोजेनस भी बताना था और कैटलिस्ट बताना था, 3 मार्क में, वरना आप सिर्फ कैटलिस्ट की बात नहीं लिख सकते, ठीक है। now write equations which describe the two reactions occurring when NO2 acts as a catalyst in the formation of sulfur trioxide from sulfur dioxide। तो ये कैसे होता था? रिमेंबर, SO2 plus NO2 forms SO3 plus NO, right?
So this is SO2 gas, this is also NO2 gas, this is also gas, this is also gas. ये फ्री रेडिकल होता है, ये भी फ्री रेडिकल होता है, एंड देन NO बन जाए, NO वापस रीजनरेट कैसे होगा, जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा. सो NO रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन will once again get transformed into NO2. So basically इधर से अंदाजा हमारा लगता है कि क्यों ये कैटलिस्ट है, because it is chemically unaltered. ये जो था यहाँ पे वापस रीजनरेट हो गया, यहाँ पे रीजनरेट हो गया, राइट. तो इस रीजनरेटिंग नेट इक्वेशन बोलोगे तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा. नेट इक्वेशन जाएगी SO2 plus half O2 equals to SO3. ठीक है, बट यस बिहाइंड द सीन्स ये मैकेनिज्म हो रहा है वेयर NO is catalyzing the catalyzing the formation of acetate. ठीक है, हमारा नाइट्रोजन सल्फर का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया which I was wanting. ठीक है, अच्छा नाउ मूविंग ऑन. अब आ जाओ मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ये अभी भी जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक ही चल रहा है. Calcium nitrate reacts with ammonia, carbon dioxide and water to form a mixture of ammonium nitrate and calcium carbonate. ठीक है, calcium nitrate reacts with ammonia, carbon dioxide and water to form a mixture of ammonium nitrate and calcium carbonate. Explain why ammonia is described as a Bronsted-Lowry base in this reaction. Ammonia को Bronsted-Lowry base क्यों बोलेंगे in this reaction? Why are you going to call this a Bronsted-Lowry base? Because it accepts H plus. So because it accepted an H plus. ठीक है, ये देख लोगे NH3 उसने एक्सेप्ट किया, NH4 बन गया. ठीक है, और Bronsted-Lowry बेस भी होता है, it accepts a proton, it accepts a H plus, जैसा बनना चाहो तो वैसे लिख सकते हो. अच्छा, now the product mixture can be added to soil. State 2 reasons why this mixture of products is added to some soils. तो 2 रीजन बताने क्यों ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर है आपका, ये स्पेसिफिकली ये क्यों ये सॉइल्स में ऐड किया जा रहा है. 2 रीजन बताने. ठीक है, व्हाट 2 रीजंस विल देयर बी? To neutralize the acidic soil, very good. Calcium carbonate, carbonates, acids के रिएक्ट करके water, salt, carbon dioxide बनाते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. And yes, both are correct. So एक तो as a fertilizer, या सॉरी इधर लिख देते हैं फर्टिलाइजर. ठीक है जी, ये थोड़ी सी वर्डिंग अजीब सी लग रही है. लेट्स राइट यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. ठीक है, वेरी गुड सदफ. So used as a fertilizer, or calcium carbonate will be used to reduce acidity of soils. So to reduce acidity of soils. ठीक है, so these are the 2 reasons depending on जो आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो उस हिसाब से आपको पता है यार फर्टिलाइजर ये है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है. ठीक है, ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को आप वैसे भी सॉइल में डालते हो ताकि कार्बोनेट रिएक्ट कर जाए एसिड के साथ और आपकी एक तरीके से एसिड न्यूट्रलाइज कर, ठीक है, खत्म हो जाए. नाउ कंप्लीट द टेबल टू नेम द शेप एंड गिव द बॉन्ड एंगल ऑफ ईच स्पीशीज. तो आपने नेम करना है और बॉन्ड एंगल देना है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. प्रोटॉन डोनर, मेरा बच्चा प्रोटॉन डोनर होता है एसिड. ठीक है, इट्स बेस के बारे में बात हो रही है. तो इसमें प्रोटॉन डोनर कौन है? विच स्पीशी हैज डोनेटेड अ प्रोटॉन? इस इधर से कौन सी स्पीशी ऐसी है जिसने प्रोटॉन दिया है, यानी H प्लस दिया है? क्योंकि इसने तो लिया है ना, NH3 NH4 हुआ है, इट हैज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन, यानी ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है. यहां से बेसिकली ये पानी ने दिया है एक H प्लस इसको, पानी एक्टेड एज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड. ठीक है, देयरफॉर तो बेस का मतलब होता है हमेशा एक्सेप्ट करना, एसिड का मतलब होता है हमेशा देना. ठीक है, अच्छा नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दीज शेप्स. आई बिलीव कि अब इतना पता होगा, इतना आता होगा. तो जल्दी जल्दी CO2 का नेम ऑफ शेप, उसका बॉन्ड एंगल, NH3 का नेम ऑफ शेप, उसका बॉन्ड एंगल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे मुझे बताते जाए. तो सदफ बोल रही है 180 डिग्री है. ठीक है, नाम क्या होता है इसके स्ट्रक्चर का? CO2 नेम ऑफ शेप लीनियर, वेरी गुड एमन. NH3 107 होता है सिर्फ. ठीक है सदा, 107.5 नहीं होता. और 9.5 से 2.5 डिग्रीज करोगे तो 107 हो जाएगा. ठीक है जी, अब बेहतर ये मैं कहूंगा 109 107 104 याद कर लो अगर कंफ्यूजन कर रही हो तो. 109 107 104 0.5 वाली कहानी छोड़ दो, उसमें टेंशन नहीं. एंड वेरी गुड एमन सेज दैट दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर है आपके पास अमोनिया पे. H2O
बेंट या वी शेप, तो आप इसको जैसा लिखने चाहो, आप इसको बेंट भी लिख सकते हो, वी शेप भी लिख सकते हो। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 104.5। ठीक है जी, यू कैन ऑल्सो राइट 104 ओवर हियर, कोई मसले की बात नहीं। नाउ दीज आर योर बॉन्ड एंगल्स। बेकार सा क्वेश्चन था, टोटल इसके 6 थे, खत्म हो गया। नाउ below is a list of species which can react with organic compounds। साइनाइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है, सिर्फ Cl है। ठीक है जी, सिर्फ Cl खतरनाक है। Cl2 इज अ मॉलिक्यूल। Cl ये मोस्ट प्रॉब्ली फ्री रेडिकल की बात है। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, H2O पानी, CO3 2 माइनस कार्बोनेट। From the list, identify a species which can react with ethane। Cl। ठीक है जी, सो इधर बस इस चीज का ख्याल रखना है, Cl खुद नहीं होता, Cl2 होता है। अगर Cl लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्री रेडिकल होगा, सो इट्स गोइंग टू बी द Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद नहीं ना, तो Cl2 वो लिखते ना जानबूझ के, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये दिखा रहा था कि Cl फ्री रेडिकल है, राइट। Cl2 लिखते तो फ्री रेडिकल नहीं होता, तो Cl है तो उसका मतलब है फ्री रेडिकल है ना। होमोलिटिक फिजन हुई है इसकी, Cl होमोलिटिक फिजन हुई, इसने एक लिया, इसने लिया, Cl डॉट हो गया, ये Cl डॉट हो गया। तो बेसिकली वो Cl डॉट लिखा हुआ है, इन्होंने जानबूझ के Cl2 नहीं लिखा। अगर Cl2 होता तो आप कोई भी नहीं लिखते यहाँ पे, रिएक्ट होता हुआ, राइट। जैसे Cl2 लिख सकते थे उसमें भी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली Cl खास तौर पे आपके लिए लिखा था फ्री रेडिकल समझने के लिए। ठीक है, अच्छा। From the list, identify two species which can attack the pi bond in ethene। तो कौन सी दो स्पीशीज हैं जो अटैक कर सकती है पाई बॉन्ड को? सो इट्स गोइंग टू बी H2O एंड HCl। ठीक है जी, नॉट दी Cl फ्री रेडिकल। Cl फ्री रेडिकल इथीन के पाई बॉन्ड को अटैक नहीं कर सकता है, वो अटैक करेगा तो सिग्मा बॉन्ड को करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, राइट। सो HCl ऐड हो सकता है और H2O ऐड हो सकता है। ठीक है, बोथ ऑफ दीज स्पीशीज कैन अटैक एंड गेट एडेड इनटू your ethene molecule। From the list, identify a species which can be used to distinguish between solutions of propanoic acid and propan-1-ol। Describe any relevant observations। तो इसमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो प्रोपनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोपन-1-ol यानी प्राइमरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकती है हमारे, और आपने रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस भी डिस्क्राइब करनी है। CO3 2 माइनस, वेरी गुड सदफ। और रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी? एसिड रिएक्ट्स, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कैसे पता चलेगा एसिड रिएक्ट कर रहा है? टू प्रोड्यूस CO2, तो CO2 प्रोड्यूस होती है तो क्या होती है? स्पेसिफिक टर्म दैट वी से effervescence। so effervescence with propanoic acid and no reaction with propan-1-ol। Cl gas यानी Cl free radical can be made from Cl2 gas। Describe the conditions required for this process। क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है Cl2 को Cl free radical में बनाने के लिए? UV light, so you need UV light। Name this process। What is this process known as? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी, नॉट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस बॉन्ड टूटने की, Cl2 का बॉन्ड टूटे, Cl फ्री रेडिकल बन जाए, होमोलिटिक फिजन। यस, सो इट वाज होमोलिटिक फिजन। ओके जी, यस, हीमोलिटिक नहीं होमोलिटिक। ठीक है, होमो मीनिंग सेम सेम, हेटेरो होता है जो डिफरेंट होता है। देन नेम एन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप which reacts with a nucleophile in an addition reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन सा फंक्शनल ग्रुप करता है? सो इट वाज कार्बोनाइल्स। ठीक है नी, कार्बोनाइल्स लिख लें या कीटोन लिख लें इसमें, या एल्डिहाइड लिख लें, एज लॉन्ग एज कार्बोनाइल्स या कार्बोनाइल्स की कोई भी फैमिली में से कोई भी एक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हैपेंस इन देम। याद है, HCN इन NaCN, HCN में से पहले CN माइनस अटैक करता है, फिर H टूट के लगता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, नेम एन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप which tends to react with a nucleophile in an SN1 substitution mechanism। SN1 स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है। तो SN1 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कौन सा करके दिखाएगा आपको?
tertiary halogenoalkanes. So tertiary halogenoalkanes. So this is this. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए. But1-ene reacts with steam in the process in the presence of concentrated phosphoric acid to form two isomers of molecular formula C4H10O. Each reaction occurs via a different intermediate ion. Draw the structure of both intermediate ions. तो हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाना है इनको. But1-ene कैसा होगा? But1-ene होता है कुछ ऐसा. ठीक है, इसमें टू बी CH2 एक दो सॉरी CH2 की CH3, ये हो जाएगा CH2 1 2 3, ये हो जाएगा CH 1 2, ये हो जाएगा CH2. ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड टूटे, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले, ये वाला OH ले, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्या हो, ये ऑपोजिट हो जाए, वो हाइड्रोजन ले वो OH ले. सो दिस टेक्स हाइड्रोजन एंड दिस टेक्स OH. मेजर कौन सी प्रोडक्ट होगी? मेजर ये वाली होगी या ये वाली होगी? 1 और 2, which one is going to be the major product? कौन सी ज्यादा मिकदार में बनेगी? 2. And why is that? रीजन नहीं बताना, बस ऐसे ही बता दो, क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन अटैचेस टू दी साइड दैट हैज मोर हाइड्रोजन्स ऑलवेज. तो वो इधर नहीं जाके लगेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन था तो वहीं पे जाके लगेगा जहां पे आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है. ठीक है, ये था लेमैन जो हमें देखने का तरीका है. बाकी फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन देना कि इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें प्राइमरी बन रहा है, इसमें टर्शियरी बन रहा है, एंड देन सो ऑन सो फॉर्थ, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट वगैरह उस पर कमेंट करके आपको बताना होगा. ठीक है, मेरे ख्याल से नीचे पूछा हुआ भी होगा एक्सप्लेन योर आंसर. ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना है. ठीक है, अच्छा अब इसमें कैसे रिड्यूस करेंगे, कौन कैसा बन रहा है आपका, एंड वी हैव टू रिड्यूस दैट. तो रिड्यूस कैसे करते थे ये याद रखो कि क्या होता था, जैसे अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपके पास अगर H2O है, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इस पे D प्लस आता था, इस पे D माइनस आता था, राइट, एंड देन दिस गॉट अटैक्ड बाय दैट एंड ये बॉन्ड तोड़ लेता था, राइट. दिस वाज समथिंग लाइक दिस. हमने H2O के साथ नहीं देखा, ठीक है, हमने बेसिकली किसके साथ देखा है? हमने HBr के साथ देखा है, ठीक है, या HCl के साथ देखा है. सो उसमें भी यही था कि जो स्पीशीज जो डेल्टा माइनस थी वो पीछे रह जाती थी, वो पहले नहीं लगती थी, पहले लगती थी वो डेल्टा प्लस वाला, यानी हाइड्रोजन पहले लगता था. तो बेसिकली जो आयन बनेगा वो वाला बनेगा जिसमें सिर्फ अभी सिर्फ हाइड्रोजन लगा है, OH माइनस अभी नहीं लगा आके. ठीक है, सो बेसिकली द कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है एंड यहाँ पे इधर जो है वो प्लस चार्ज आ रहा है. सो दिस इज द कार्बोकैटायन. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर देम. सो बेसिकली एक आ गया आपके पास CH2, देन CH2, CH3, ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज इस पे, और दूसरा वाला क्या है? दैट इज CH2, देन CH, देन CH2, देन CH3, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका इस. ठीक है, दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर्मूला. स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, कोई बात जो समझ में नहीं आई है, कोई चीज जो चाहते हो कि मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं या बता दूं, तो इधर भी ये गलती करिए. CH2 हो गया ना ये, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3. यस, थैंक यू सदफ. So this is CH3 और वो है CH2. Yes, exactly. ठीक है, now circle the more stable intermediate ion drawn in one. तो which one is more stable? Stable one is this one. ठीक है, जिसपे पहले हाइड्रोजन जाके लगा है जहां पे पहले से, तो this is going to be more stable, right? अच्छा, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अब एक्सप्लेनेशन आएगी. You can see that this is a secondary carbocation whereas this one is a primary carbocation. So this will be stabilized more due to the greater pushing of electron density towards it. ये इतना स्टेबल नहीं होगा, so therefore this is going to form in much more amount. ठीक है, so the circled intermediate is a secondary carbocation which in contrast to the primary carbocation drawn is more stable due to the greater
pushing of electron density towards it from neighboring alkyl groups. ठीक है, so this is your thing. The circled intermediate is a secondary carbocation which is in contrast to primary carbocation drawn. इसके हवाले से, इसके कॉन्ट्रास्ट में ये ज्यादा स्टेबल है. क्यों है? बिकॉज इट हैज टू अल्काइल ग्रुप्स पुशिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, तो उसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है. आप ये भी लिख सकते हो इट हैज ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. आप ये भी लिख सकते हो इट हैज ग्रेटर पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट. ठीक है, आपको जैसी कन्वीनियंट जैसी वर्डिंग इस्तेमाल करनी हो वो आपकी मर्जी. ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? ये सब समझ में आया था. मेजर माइनर का मैंने कैसे रिड्यूस करा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज किस में जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. 2-methyl but1ene reacts with acidified manganate 7 ions under specific conditions to produce two organic compounds X and Y. X immediately reacts with acidified manganate ions to form carbon dioxide and water. Y has the structural formula CH3 CH2 CO CH3. ठीक है. Now draw the skeletal formula of 2-methyl but1ene. तो skeletal बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाने में हमें आसानी होगी. अच्छा, but1ene क्या होता है? But is going to be something like this, but1ene, and then दूसरे पे मिथाइल है, so दूसरे पे आप मिथाइल डाल दो. राइट, गोइंग टू बी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4. ठीक है, सो इसका जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा. आपने क्या करना है, आपने इसका स्केलेटल बनाना है. तो 1 2 3 4 4 लॉन्गेस्ट चेन है, सो 1 2 3 4 1 2 3 4. पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट, एंड देन यू हैव अ मिथाइल ग्रुप. तो हम मिथाइल ग्रुप जो है वो यूं भी बना सकते हो, यूं भी बना सकते हो, मैं यूं बना रहा हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट लाइक दिस. सो वी हैव अ मिथाइल ग्रुप लाइक दिस. एनी प्रॉब्लम्स विद ड्राइंग द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर 2-methyl but1ene? नो. अच्छा, कैन यू टेल मी क्या कंडीशन इस्तेमाल करी है? व्हाट कंडीशंस हैव दे यूज्ड के x एंड y में 2d है? व्हाट कंडीशंस ऑफ एसिडिफाइड मैग्नेट 7 आए? हॉट कॉन्संट्रेटेड एसिडिफाइड मैग्नेट आए. ये राइट, हॉट करे तो रप्चर होता था, इसमें रप्चर ही हुआ. एंड यू कैन सी कि ये वाली साइड क्या है, यू कैन सी दैट दिस इज CH2, दिस रप्चर्स, ये CO2 H2O बनाएगा इवेंचुअली. इसने ये बनाना है, हमने यही सीखा है. अब इस वाले में उन्होंने थोड़ी और डिटेल मांगी हुई है, थोड़ा और कुछ बन रहा है, देख लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है. कुछ और बन रहा है, देख लेंगे, कोई मसले की बात नहीं. सो बट वी नो CH2, हमें पता है ये CO2 प्लस H2O बनाएगा. और ये जो चीज है ये नजर आ रही होगी सबको कि ये क्या है, दिस इज 1 2 3 4, ये था C. तो इसने तो कीटोन ही बनाया, राइट. तो डबल बॉन्ड O ये कीटोन ही बनाएगा, राइट. सो वी कैन क्लियरली सी कि भाई हमने सब कुछ सही तरीके से ही किया है. नाउ स्टेट द स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको पूछ लिया है. सो हमने बोल दिया था भाई हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, राइट. ठीक है, वेन एवर यूर वॉन्टिंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एंड जो है समथिंग लाइक दैट, तो ऑलवेज जो है अंडरस्टैंड कि वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा. मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मतलब जैसे हमने एक और जगह देखा है, कॉन्सेंट्रेट कब होता है, K2Cr2O7, जब प्राइमरी अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, कार्बोक्सिलिक में बनाना है, रोकना नहीं है इसको. इसी तरह इसमें भी अल्कीन को तोड़ के रखना है, कुछ नहीं, कुछ आसरा नहीं करना. तो इसलिए आप हॉट हीट अंडर रिफ्लक्स, इसमें हॉट होता है, उसमें हीट अंडर रिफ्लक्स और कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल करते हो. ठीक है, name the type of reaction occurring to the functional group in 2-methyl but1ene. And so yes, this is oxidation. We know that the type of reaction is oxidation. Then draw the structural formula of X. X का अब हमें structural formula बनाना है, right? जल्दी पूछे क्वेश्चन. 1 2 3 4, so this is C. 1 2 ये CH2 है. अच्छा, ठीक है, खैर. अच्छा ना, हमें तो ये पता है कि CH2 जो है वो क्या बनाता है, CO2. ऑक्सीडेशन कैसे हुई, मैग्नेट क्या करता है, पोटेशियम मैग्नेट क्या करता है, ऑक्सीडाइज ही करता है ना, राइट. इसलिए इसको ऑक्सीडाइज ही कर देना, ऑक्सीजन डाल दिया इसमें, कीटोन बना दिया, उसको कार्बोक्सिलिक बना दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन ही करेगा ना. ठीक है, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा सोचते हैं इस पे. ठीक है, नहीं ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. दिस इज नॉट फॉर्मली इन आवर कोर्स, लेकिन आई फील लाइक मुझे थोड़ी सी देर बात
बतानी पड़ेगी। अजीब ही क्वेश्चन है ये, यस। थोड़ा सा इसको बताता हूँ। अच्छा नाउ देखो, हमें तो ये पता है कि ये CO2 प्लस H2O ही बनता है, वी नो दैट, ठीक है जी। हमने तो यही देखा, हमें और तो कुछ चीज हमने हमारे कोर्स में नहीं थी, वी नो दैट यही बनेगा, ठीक है जी। नाउ तो और हो भी यही रहा है, इवेंचुअली यही चीज बन रही है, राइट। CO2 प्लस H2O ही बन रहा है आपके पास इवेंचुअली, राइट। अच्छा नाउ लेकिन ये बोल रहे हैं यार इससे पहले भी कुछ चीज बन रही है, तो वी नीड टू डिड्यूस, एक तरीके से अंदाजा कर लो, कहना है, लगाना है हमने कि क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं दैट कैन फॉर्म, ठीक है। अगर इसको देखोगे, ठीक है, इफ वी लुक एट दिस, तो ये क्या बन सकता है। अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ना चाहूं तो क्या होगा, इट विल बी, जोड़ेंगे तो नहीं, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, हम इसको जोड़ भी नहीं सकते। वी गॉट H2, जोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एक्स। यार ये पुराना पेपर ना हो ज्यादा, मुझे हो सकता है इसकी वो चेक करनी पड़े, कोर्स में उस वक्त क्या क्या था, हो सकता है उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ, नहीं नहीं मुझे पता तो है, और ये A2 में है, जब आप कार्बोक्सिलिक दोबारा से पढ़ते हो A2 में है। एक है अ, एक है इथेन डायोइक एसिड, और एक है मीथानोइक एसिड, ठीक है जी, जिनको ऑक्सीडाइज कर सकते हो आप, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाते हैं। ये है, लेकिन ये A2 में है, ठीक है जी। अब हो सकता है कि ये जो हम इतना पुराना पेपर कर रहे हैं, कौन सा पेपर कर रहे हैं, वे डूइंग, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं याद, वे डूइंग समर 20, क्वेश्चन पेपर 21, तो हो सकता है उस वक्त ये था कोर्स में, ठीक है नी? अब तो नहीं है, ठीक है नी? अब तो नहीं है। सो हाँ हाँ मुझे पता है हम 2020 कर रहे हैं, तो कब जब भी करा को इतने को चेंज नहीं हुआ, फ्रॉम हियर टू हियर इतना कुछ चेंज हुआ, कुछ चीजें ऐड अप हुई हैं जो मैंने पहले सारे पेपर में करवा दी, 23 में 22 में करवा दी, सारा कुछ कुछ दिखा दिया। अच्छा, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ये है कि HCOOH, ठीक है, इट इज HCOOH। क्यों है ये, बिकॉज अब इसकी एक्सप्लेनेशन एएस में नहीं है, ठीक है जी। हाँ आई वुड से कि इसको स्किप कर सकते हो, बट फिर भी सुन लो, हो सकता है क्या पता आ जाए, ठीक है जी। जस्ट जनरल नॉलेज, बेसिकली कार्बोक्सिलिक में दो है, ठीक है जी। यू हैव टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट कैन ऑक्सीडाइज, ठीक है जी। ये जब A2 में हो गए तो यू विल स्टडी दिस स्पेसिफिकली इन, जब एलिफेटिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तो A2 में ये दोबारा से था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें है ये टू कार्बोक्सिलिक दैट कैन ऑक्सीडाइज, इज उसमें से एक है आपका मीथानोइक एसिड, ठीक है जी। मीथानोइक को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो CO2 और H2O में, और दूसरा होता है ईथन डायोइक एसिड, ठीक है जी, ईथन डायोइक एसिड। सो ये होते हैं आपके पास दो एसिड्स, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे, जिनको अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन देके ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाते हैं। वैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है जी। अब ये है A2 में, हो सकता है इस वक्त पुरानी थोड़ा सिलेबस है, हो सकता है उसमें हो, ठीक है। बहरहाल ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू डिसाइफर। अगर हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो जस्ट ये बात दिमाग में रहेगी, ठीक है जी। मीथानोइक या इथेन डायोइक ही हो सकते हैं ये, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा नाउ डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट एंड एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इन Y, ठीक है जी। तो आपने Y में जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है यानी कीटोन, ठीक है, स्पेसिफिकली कीटोन है, उसका आपने कोई टेस्ट बताना है जो इसकी कंफर्म कर देगा प्रेजेंस। तो यू कैन यूज 2,4-DNPH, और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उससे ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई ऑरेंज प्रेसिपिटेट, राइट। सो दिस इज दैट, ठीक है जी। इस पे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखा होगा हमने जो रिसेंट वाले पास कुछ ऐसा नहीं था, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है पुराने उस वक्त हो, दोबारा से हो उस जमाने में, पहले मीथानोइक एसिड इथेन डाइक पहले पढ़ा दिया करते थे कि इसकी भी ऑक्सीडाइज करते थे, लेकिन अभी नहीं है, इसमें तो टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ 2-methyl but1ene इज शोन, ये 2-methyl but1ene का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। Predict two main differences that would be seen between the spectra of Y, that is CH3, CH2, COCH3,
and of 2-methyl-but1-ene give reasons for your predictions. ठीक है जी, एक सेकेंड है मैं वो कॉपी कर लूं so that you guys can आराम से then मुझे बता सकते हो 554616 554616 ठीक है। वंस अगेन आपको जिस सवाल में पूछा जाएगा तो वहीं उसी के साथ ये दिया हुआ होगा, ठीक है। यू वोंट हैव टू गेट गो टू द डेटा बुकलेट और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सामने ही दिया, राइट। नाउ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ क्या है, 2-methyl-but1-ene है, ठीक है जी। जस्ट फॉर योर रेफरेंस दोबारा से काम करते हैं या बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो दैट यू नो कि इसमें कौन कौन से हैं और क्या क्या हो रहा है। सो 2-methyl-but1-ene, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। सो CH2 1 2 3 4, ठीक है जी, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, राइट। सो दिस इज दी 2-methyl-but1-ene। और दूसरा क्या है, ये CH3 CH2 CO CH3, ये भी बना लेता हूं ऊपर आप लोगों के लिए अलग से। तो CH3 है, CH2 है, इसको ऐसे बना लेते हैं CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, राइट। अच्छा अब आपको ये बोल रहे हैं कि भाई देखो ये आपको दिया हुआ है 2-methyl-but1-ene यानी इसका, आपने बताने हैं दो डिफरेंसेस जो इसमें और इसमें आपको नजर आएंगे इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो कौन कौन से डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे, किस किस चीज के बारे में हम कमेंट करें, क्या ना करें, ठीक है। एंड फोकस ऑन अबव 1500 वाली रेंज, ठीक है, फोकस ऑन दी अबव 1500 वाली रेंज ही बहुत ज्यादा आपने जो है वो इसमें नहीं करना। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये भी जो है 2020 इज नॉट टू ओल्ड, बट असल में मसला ये है कि कोर्स चेंज करता है अराउंड एवरी 2 इयर्स, ठीक है, अराउंड एवरी 2 इयर्स कोर्स चेंज करता है। तो इसका जो कोर्स होगा ना वो कुछ और होगा, आप जो कोर्स पढ़ रहे हो आपका जो कोर्स का आउटलाइन है वो कुछ और है, ठीक है। हल्की फुल्की चीजें ऐड होती हैं, हल्की फुल्की चीजें निकलती हैं, बहुत बड़े ड्रेस्टिक चेंज नहीं आते, लेकिन हल्की फुल्की ही वो उससे भी फर्क आ जाता है, ठीक है। तो एक फर्क तो हमें किसने बता दिया, सदफ ने बता दिया कि भाई देखें इसमें C डबल बॉन्ड O है, यानी यू विल सी एन एब्जॉर्प्शन इन द 1700 वाली रेंज, इसके लिए जो इसमें नहीं है, 2-methyl-but1-ene में नहीं है, ठीक है, यू नो दैट, ठीक है। अच्छा दूसरी ऑब्जर्वेशन भी सदफ बताती है कि इसमें C डबल बॉन्ड C है, इसमें नहीं है, तो वो भी डिफरेंस आपको नजर आएगा, यानी C डबल बॉन्ड C होने की वजह से इसके पास 1500 to 1680 में एक डिप होना चाहिए है। सो 1500 to 1680 कहां आ रहा है, आई बिलीव दिस इज 1500, ये होगी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द C डबल बॉन्ड C वाली, ये वाली C डबल बॉन्ड C वाली है, ठीक है जी। और अच्छा अब ये थोड़ी सी अब नॉर्मलिश टाइप ऑफ चीज आ रही है, ये 3000 के पास इतना बड़ा डिप क्यों आ रहा है, ये क्या आया, ये क्यों हुआ, ठीक है जी। वंस अगेन दिस इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, यानी उस वक्त की डेटा बुकलेट भी डिफरेंट हो, वरना उसमें एक इधर जो मार्क्स में लिखी हुई एक चीज लिखी हुई है जो इस पीक को बता रही है, लेकिन अब वो एग्जामिनर जो है समझता होगा कि अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों को रिवाइज करना। तो इधर ये जो पीक आई इसके बारे में आपका कंसर्न नहीं, आपको नहीं पता क्यों आ रही है क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, उस पर टेंशन की जरूरत नहीं है। टेंशन किस पे लेनी है, टेंशन लेनी है आपने एक ये C डबल बॉन्ड C वाली और C डबल बॉन्ड O वाली। तो आप यही ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि एक तो ये C डबल बॉन्ड C वाली जो 1500 to 1680 में पीक आ रही है, जो एब्जॉर्प्शन आ रही है वो हट जाएगी और 1700 पे आपको ऑब्जर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगी, राइट। डोंट कंसिडर, बहुत इसमें गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है वाली, क्यों, बिकॉज मैंने ना आपको पढ़ाई है ना आपके कोर्स में है ये जो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन वो आ रही है। अपने ग्रेड्स की टेंशन लेनी है ऐसे क्वेश्चन के बाद, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, ये असल में इन द मार्क्स स्कीम, ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, खुद भी करने बैठो तो मार्क्स स्कीम में जब देख रहे हो तो कोई ऐसी चीज मिले तो घबराना नहीं है, जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई है उस पर टेंशन की जरूरत नहीं है, वो नहीं है कोर्स, ठीक है। ये वाली एब्जॉर्प्शन कोर्स में नहीं है, ठीक है, होगी अगर एग्जामिनर को देना होगा तो यहाँ पे वो बना के देगा आपको अब कि भाई ये वाली एब्जॉर्प्शन है, ये 2800 से लेके 3100 तक करती है एब्जॉर्प्शन, वो लिखता है यहाँ पे, नहीं है अभी हमारे पास, इधर भी नहीं है, हमें तब की डेटा बुकलेट भी नहीं पता क्या थी, कोई टेंशन जरूरत नहीं है, ये होती है, हाँ हमारे पास कोर्स में नहीं है, हमें जो पता है हम उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, हमें पता है ये C डबल बॉन्ड C है और हमें ये पता है C डबल बॉन्ड O पे आपको 1700 पे मिलनी थी, तो हम बस यही दो बातें लिख देते हैं, राइट। सो
2-methyl but 1-ene will have absorption at, या will have क्या, will have क्या हमें तो नजर आ रही है ना, has absorption, हैज एब्जॉर्प्शन एट, कहाँ पे है ये, तकरीबन 1500 to 1680 के बीच में है, राइट। 1500 to 1680 सेंटीमीटर ड्यू टू सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, विच इज एब्सेंट या विच विल बी एब्सेंट इन, और मैं वाई लिख रहा हूँ सिर्फ, ये पूरी चीज नहीं लिख रहा, इन वाई, ठीक है। अच्छा, और हम बाद में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वाई विल हैव एब्जॉर्प्शन एट 1700 per centimeter due to C double bond O, which will be absent in, क्या चीज है ये, 2-methyl but 1, ठीक है। So which will be absent in 2-methyl but 1, ठीक है। So these are the two observations that you can state as per your course। ये वाली नहीं बता सकते, अगर बता भी सकते हो तो एग्जामिनर यहाँ पे लिख के देता है डबल बॉन्ड CH, तो वो अब तो आपको डेटा बुकलेट वो अपनी हिसाब से, अब जो टेबल प्रिंट करके देता है वो अपने हिसाब से प्रिंट करके देता है ताकि आपको पता रहे। तो अगर उसको कोई चीज नई चीज ऐड करनी पड़ेगी तो आपको टेबल में डाल के देगा, हटानी होगी कोई चीज नहीं देनी होगी, कुछ वो चीजें खानी पड़ेंगी उसको वहां से तो हटा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने रखा है कि अब मैं टेबल प्रिंट करके दूंगा, जो मुझे दिखवाना है बच्चों को मैं खुद दूंगा अब, ठीक है। मैं कोई जनरलाइज चीज नहीं दे रहा, ठीक है। थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा सा वो भी करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास जो टेबल है उसमें ये वाली एब्जॉर्प्शन लिखी है स्पेशली, तो आप देख के कर लोगे, ठीक है। इसमें सिर्फ देखना ही होता है, ठीक है। हमारे कोर्स में हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ना ही जो मैंने टेबल आपको दिखाए हैं कॉपी पेस्ट करे हैं, या हमने 23 या 22 वाले पेपर कराए तो उसमें ये वाली कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर दे दे, लेकिन शर्त ये होगी टेबल में स्पेसिफिकली वो दिखाई भी होगी आपको, तो आप उधर से पढ़ के देख लोगे, ठीक है। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ propanoic acid is reduced by LiLH4. Write an equation to show this reaction. Use H to represent an atom of hydrogen from the reducing agent. Propanoic acid को जब reduce करूंगा तो क्या बनेगा? What happens when I reduce propanoic acid? याद है? So a carboxylic acid is reduced directly to a primary alcohol. तो propanoic क्या बन जाएगा? Propan 1-ol बन जाएगा. So that's going to be CH3, CH2, CH2OH. ठीक है, so we're going to write this CH3, CH2, CO2H प्लस हाइड्रोजन दिखाने हमने फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH3, CH2, CH2OH, ठीक है। और क्या बनेगा, पानी बनता है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन भी निकला है, तो वी आल्सो राइट H2O। अब आपने गिन लेना है, बस बैलेंसिंग कर लेनी है, तो 3 + 2 5, सॉरी पहले इधर गिन लो, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 9, 9 + 2 is 11, ठीक है। सो 11 हाइड्रोजन, प्रोपन 1-ol यही लिखा है ना, 1 2 3 प्रोपन 1-ol है ना, ठीक है। तो 3 + 2 is 5, 5 + 2, अच्छा आपने अगले वाले क्वेश्चन बताया, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, 8 + 2 is 10, ठीक है जी। 10 आ रहा है, 3 2 5 5 2 7 8 और 10, you're getting 10। तो इधर क्या है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो आपको इधर 4 हाइड्रोजन चाहिए है, और ऑक्सीजन इधर से निकला है वो वहां पे आपको एडजस्ट हो जाएगा, बाकी सब आपकी चीजें बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये वाला रिएक्शन। नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम आई जस्ट डिस्कस्ड, ये होगा आपका प्रोपन 1-ol, ठीक है। मेक श्योर यू राइट द डैशेस, नंबर और वर्ड्स के बीच में हमेशा डैशेस आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड W is an ester which is a structural isomer of propanoic acid. State the molecular formula of W। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, यानी जो प्रोपेनोइक एसिड का मोलेकुलर फॉर्मूला है वो भी इसका भी मोलेकुलर फॉर्मूला ही होगा, राइट। सो ऑल वी गॉट टू डू इज गो टू हियर एंड सी इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1 2 3 ये आ रहे हैं C3,
3 plus 2 5, 5 plus 1 is 6, so C3H6O2, right? So इतने का ही आपके पास एस्टर B होगा, so it's going to be C3H6O2. And then they're asking you draw a possible structure of W. तो आपकी मर्जी है, आप मिथाइल प्रोपेनोएट बनाओ, आप प्रोपाइल मिथानोएट बनाओ, सॉरी प्रोपाइल मिथानोएट, आप मिथाइल इथानोएट बनाओ, या आप इथाइल मिथानोएट बनाओ, आपकी मर्जी, आपको जो भी बनाना हो, 3 कार्बन का बस आपने एस्टर बना के दिखाना है, राइट? सो एस्टर में याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O आता है, एंड देन इधर आई एम जस्ट गोइंग टू शो CH3, यानी ये आया मीथानॉल से CH3, एंड ये आ जाएगा आपके पास CH3, ठीक है? सो दिस इज अ पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर योर दिस. सो CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज इथानोएट, दिस इज मिथाइल, ठीक है? देख लो मैच कर रहा है, 1 2 3, 3 + 3 6, 2 2, सब कुछ आपका मैच कर गया. आप ये भी बना सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप ये भी बना के आ जाओ, क्या चीज, आप CH3 CH2 and then you show COO, sorry, OCOH, यानी मिथानोएट इथाइल. सो इथाइल मिथानोएट भी बना के आ सकते हो, ठीक है? आपकी मर्जी, आपको बस वो फिल करना है. ये भी देख लो वही आ रहा है, 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, एंड 2 एंड 3 कार्बन, सब कुछ आपके पास फिट बैठ रहा है. कोई चीज मसले की बात नहीं है यहाँ. कोई प्रॉब्लम इस सवाल से, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? एंड पेपर भी यहाँ पे खत्म होता है आपका, ठीक है?